हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर आना तय है और चौथी लहर का भी लोगों को डर सता रहा है। कोरोना के खिलाफ कब खत्म होगी ये लड़ाई? इस वक्त सभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा, कब तक कोरोना से बचना पड़ेगा। हमने इन सब सवालों के जवाब बहुत बड़े एक्सपर्ट से लिए हैं। WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी भारत को लेकर जानकारी मिली है। सभी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मई का महीना सबसे अहम है। अगर अगले एक महीने तक हम सब ने मास्क लगाया, दूरी बना के रखी, तो मई के बाद जून की शुरुआत में मामले थोड़े कम हो सकते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी और तीसरी लहर को लेकर जो भी सवाल आपके मन में हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल, कोरोना कब खत्म होगा? 1.25 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज पर है, लेकिन आगे की स्टेज और खतरनाक हो सकती है। इसलिए हम अगले 10 मिनट में कोरोना पर 4 बड़े सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में हमने एक्सपर्ट से वो सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आप फौरन जानना चाहते हैं, जैसे क्या अभी हम पीक पर हैं या सेकंड वेव की पीक आने वाली है? तीसरी वेव कंफर्म है या तीसरे के बाद और वेव भी आ सकती है? वैक्सीन बचाएगी लेकिन नए स्ट्रेन आएंगे, वायरस म्यूटेशन जारी रहेगा, उससे कौन बचेंगे? टेस्टिंग और डेथ फिगर्स पर सही आंकड़े चाहिए, अगर नहीं मिले तो वायरस के स्टडी पर क्या असर पड़ेगा? और आखिर में कि कोरोना कब खत्म हो जाएगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले करंट हालात पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दूसरी वेव में कोरोना ने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देश में अब कोरोना के रोज 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। रोज करीब 4000 लोगों की मौत हो रही है। इसलिए इस वक्त देश को बहुत सही पिक्चर देखने की जरूरत है। कोरोना पर कोई अफवाह, कोई फेक न्यूज इस वक्त बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहला सवाल, क्या भारत में दूसरी लहर की पीक आ चुकी है या आने वाली है? पीक तो अभी हफ्ते भर में आएगी और आज देखें 4,12,000 हुए हैं, जो कि अब से हाईएस्ट है। तो पीक कोई हफ्ते भर में आएगी और शायद इस महीने के एंड या अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में ये नीचे आ जाए। और उसके बाद ऑलरेडी CSIR ने बता दिया कि एक थर्ड पीक भी आनी है, और वो हम हिस्ट्री से भी जानते हैं। अगर हम 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को भी देखें तो थर्ड पीक भी आई जो कि सेकंड पीक से छोटी थी, और एक फोर्थ पीक भी आई। इसको कम करने का, ताकि ये पीक ना कहलाए, ये सिर्फ एक रिपल हो, हमें वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान देना है। वायरस संक्रमण के पीक और फॉल आने में करीब 12 हफ्ते का वक्त लगता है, यानी ये वायरस 3 महीने तक फैलता रहता है, जान लेता रहता है। मई के अंत में दूसरी वेव की पीक आ सकती है और जून में भी बहुत ज्यादा केस आते रहेंगे, इसकी पूरी आशंका है। इसलिए मई और जून के महीने इस वक्त देश के लिए सबसे खतरनाक महीने कहे जाएंगे। IIT ने जो कर्व किया है, जो IIT का जो अभी कर्व आया है, उसमें हमारे यहाँ अच्छा कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसमें लोगों ने एनालाइज किया है, बट IIT के कर्व से हम पीक में पहुँच चुके हैं। ये प्लेटो रहेगा थोड़े दिन, उसके बाद डिप करेगा, ये IIT का प्लेटो कहता है। लेकिन मैं जो कहता हूँ इसमें 1-2 महीने लगेंगे इसको डिप करने में। भारत के अलावा 2 देश जहां कोरोना से सबसे बड़ी तबाही हुई है वो हैं अमेरिका और ब्राजील। अमेरिका में रोज 40 से 50 हजार नए केस आ रहे हैं, रोज 700 से 800 लोगों की मौत हो रही है। ब्राजील में रोज 70,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, 2,500 से 3,000 लोगों की मौत रोज हो रही है। इसलिए इन दोनों देशों की स्टडी बहुत जरूरी है। वहां पीक अप और पीक डाउन वाला वक्त भारत की मौजूदा वेव को समझने में मदद कर सकता है। दुनिया में अगर आप दूसरे देशों का आंकड़ा ले तो कुछ उसमें दूसरे वेव आई ही नहीं, जैसे साउथ कोरिया हुआ, ताइवान हुआ, सिंगापुर हुआ, फिर इवन चाइना, जापान, ऐसे लोग थे। उन लोगों के पहले वेव में उन्होंने अच्छी तरह से लॉकडाउन करके डायग्नोस्टिक्स काफ़ी बढ़ाया, ट्रैकिंग ट्रेसिंग किया, उनको सबको क्वारंटाइन किया करके
अब वैक्सीन भी लगा रहे हैं, बट एसेंशियली उनके यहाँ नहीं हुआ। जिनके यहाँ ये हुआ, जो मेन इश्यूज हुए, ब्राज़ील में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और यूरोप में और यूके में हुआ। वहाँ पर पहला वेव चाइना से आया था और अमेरिका में पहला वेव चाइना से आया था और यूके से आया था, यूरोप से आया था। और वो पहला वेव उन्होंने लॉकडाउन करके उसको नीचे उतारा, लेकिन वहाँ पर कई स्टेट्स थे जो मान नहीं रहे थे, उन्होंने सब कुछ खोल दिया, मास्किंग नहीं की, ये सब नहीं की, तो वहाँ पर सेकेंड वेव आया। भारत में पहली वेव के बाद दूसरी वेव में 6 से 7 महीने का वक्त लगा। भारत में पहली वेव सितंबर 2020 में आई। इस वक्त दूसरी वेव फरवरी 2021 के बाद से चल रही है। अब मई में इसके पीक आने की संभावना है। देखा जाए तो भारत में तीसरी वेव मई के 6 से 8 महीने के बाद आ सकती है, क्योंकि वायरस जब फैलता है लोगों को बीमार करता है और साथ में इम्यूनिटी लेवल से लेकर एंटीबॉडीज का असर 7 से 8 महीने तक रहता है। तब तक लोग वायरस के संपर्क में आ चुके होते हैं और इससे 8 महीने तक 80% तक बचे रहते हैं। इसलिए अगर वायरस नए रूप में आया और तीसरी वेव लाया तो ये तीसरी वेव इसी साल अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है और इसकी पीक जनवरी 2022 तक आ सकती है। वेव 1 में जब लॉकडाउन किया गया तो जो भी नंबर ऑफ केसेस थे उसकी वजह से हेल्थ केयर कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुआ। एक जुमला जो हम लोग यूज करते रहे वेव 1 के दौरान, फ्लैटन द कर्व। तो फ्लैटन द कर्व जो स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से देश की हेल्थ केयर फैसिलिटीज कभी भी ओवर सैचुरेट नहीं हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेकेंड वेव के लिए देश पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने वेव 1 के बाद वेव 2 एक्सपेक्ट नहीं किया और ना हमने प्रिपरेशन किया। वेव 2 की स्पीड बहुत स्टीप थी। अगर हम कर्व देखें तो वो बहुत तेजी से ऊपर गया है और अभी तक भी हमें नहीं पता कि पीक कब आने वाली है। नतीजा ये हुआ कि वेव 2 में सारे देश की हेल्थ फैसिलिटीज ओवर सैचुरेट हो गई। अगला बड़ा सवाल, तीसरी वेव की भविष्यवाणी के बाद क्या चौथी वेव की भी आशंका है? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत में हार्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगले 6 से 9 महीनों में अस्पताल पहुंचने वाले और मरने वालों की तादाद लगातार कम होगी। हार्ड इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन मिल चुकी हो या लोग संक्रमण के बाद ठीक हो गए हों और उनमें प्रतिरोधक क्षमता बन गई हो। इसलिए तीसरी वेव को लेकर डर बना हुआ है। कोरोना की पहली वेव ने बुजुर्गों को निशाना बनाया है। दूसरी वेव में नौजवान बहुत तेजी से संक्रमण का शिकार बने हैं। तीसरी वेव में आशंका है कि इससे बच्चों को खतरा हो सकता है। वेव 3 जैसा कि एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वेव 1 में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट हुई थी। वेव 2 में हम क्लियरली देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन या युवा पीढ़ी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। यहां तक कि युवा पीढ़ी में मॉर्टेलिटी या डेथ रेट भी हमने वेव 1 से ज्यादा पाई है। और जैसा साइंटिफिक एडवाइजर्स ने एडवाइस किया है, देखा है या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव 3 शायद बच्चों को या उससे भी यंग और युवा पीढ़ी को अफेक्ट कर सकती है। तो हमें कोरोना को भारत में रोकना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक जगह केस कम होते हैं तो दूसरे राज्य में केस बढ़ने लगते हैं। महाराष्ट्र में केस कम हो रहे हैं, दिल्ली के केस पीक पर नजर आ रहे हैं और दक्षिण में कर्नाटक नया एपिसेंटर बनकर उभर रहा है। इसलिए एक वेव खत्म होती नहीं कि देश के दूसरे हिस्से इसकी चपेट में आने लगते हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर भारत के आंकड़े वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं। नए केस में रोज 2.5% का इजाफा हो रहा है। वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो फर्स्ट हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पास एडमिट हुए। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद उनकी डिजीज सीवियर हुई, कुछ मॉडरेट लेवल तक गई, कुछ सीवियर लेवल तक गई, उसके बावजूद रिकवरी हमने देखी है पेशेंट्स में। तो वैक्सीनेशन के बाद डिजीज नहीं होगी ये नहीं कह सकते, बट रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मॉर्टेलिटी के चांसेस कम होते चले जाएंगे। अगला सवाल कि नया स्ट्रेन और वायरस म्यूटेशन जारी रहेगा, उससे कैसे बचेंगे? वैक्सीन उन पर कितनी असरदार होगी? इसका जवाब दें उससे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन पर एक बड़ी जानकारी देख लीजिए। स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि अब उसकी सिंगल डोज तैयार है और यह डोज कोरोना पर 80% तक कामयाब है। भारत में भी स्पुतनिक वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी भारत में सिंगल शॉट वाली डोज नहीं बल्कि डबल डोज वैक्सीन आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद ये भारत आने वाली तीसरी वैक्सीन है। A country like India has about 1 billion people. भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और वहाँ वैक्सीनेशन इतने जल्दी नहीं होगा।
ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि भारत ने वैक्सीन प्रोग्राम जैसे शुरू किया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को लिया, वो सही था। बस अभी वहाँ वैक्सीन सप्लाई की दिक्कत बनी हुई है। The limitation, of course, right now is the supply. महामारी से हम निकल पाएंगे। अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर तीसरी, चौथी, पांचवी वेव इस संक्रमण की आती रहेगी भारत में। आप बीमारी नहीं पड़ेंगे तो उस पर कोई फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं होगा, कभी आपको बेड के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि वेव 3 में कौन से म्यूटेशंस होंगे, उनके क्या हेल्थ इफेक्ट होंगे, कहना मुश्किल है। बट ये समझदारी है कि जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर लेंगे उतना हम अपनी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे, वो चाहे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो एल्डरली हैं। वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट थिंग। बट जो भी बच्चे वेव 1 और वेव 2 में अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो माइल्ड डिजीज से, बट दे विल डेफिनेटली माउंट सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी। उनके शरीर में कोई ना कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी एंड होपफुली आशा कर सकते हैं कि वेव 3 में वो इम्यूनिटी उनको डेडली डिजीज से या डेथ रेट से बचाती रहेगी। अभी भारत में यूके वेरिएंट ने तबाही मचाई है। ज्यादातर जिंदगी इसी वेरिएंट से निकले डबल म्यूटेंट ने ली है। अब तीसरा वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन भी तेजी से फैल रहा है। डर है कि तीसरी वेव में कौन सा वेरिएंट बड़ा खतरा बनने जा रहा है। जो हमें समझना है कि ये एक टर्म, हम जनरल टर्म यूज कर सकते हैं कि बहरूपिया या रूप बदलने वाला। जो वेव 1 में स्ट्रेन था, वेव 2 में स्ट्रेन डिफरेंट हो गया। अब हमारे पास यूके स्ट्रेन है, अब हमारे पास जो डबल म्यूटेंट है, यहां तक कि ईस्टर्न स्टेट से ट्रिपल म्यूटेंट भी रिपोर्ट किया जा रहा है। एक आंध्रा में, वाइजैग में इन्होंने और नया म्यूटेंट जो कि और ज्यादा विरुलेंट है उसको भी रिपोर्ट किया। सो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैं लास्ट 1 ईयर से जो भी हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं, हमने वैक्सीनेशन के बाद भी पेशेंट्स देखे हैं। अभी तक जो वैक्सीनेशन हैं वो म्यूटेंट्स के बावजूद भी उन्होंने सब देशों में काम किया। करीब 12 देश हैं जिन्होंने वैक्सीन, जहां पर 30% 50% के करीब पहुंच गई, वहां पर डिजीज जो है बिल्कुल नीचे उतर गई। तो वहां पर उन्होंने काफी कुछ खोल भी दिया है। तो वो म्यूटेंट के बावजूद वो वैक्सीन ने काम किया है। हाँ, थोड़ा सा वो असर कम होता है, लेकिन मास्क वगैरह पहने रहने से अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो हल्का इन्फेक्शन होता है। लेकिन इंडिया ने वर्ल्ड ने म्यूटेंट के अगेंस्ट तैयारी कर ली है। फाइजर और मॉडर्ना ने म्यूटेंट्स के वैक्सीन बना लिए हैं। इस वक्त इंडिया में म्यूटेंट स्ट्रेन चल रही है। इस वक्त जो भी ट्रायल होंगे उसमें पता चलेगा म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करती है कि नहीं करती है। तो इसलिए जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं वो म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट दुनिया भर में तो काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम करना चाहिए। अगला सवाल, वायरस की स्टडी के लिए सही आंकड़े कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिकों को सही अनुमान लगाने के लिए सही आंकड़े मिले। यानी कितने लोग संक्रमित हुए, किस किस जगह ज्यादा संक्रमण हुआ, यहां कितनी मौत हुई। अगर यह रिपोर्टिंग सही नहीं होगी तो वायरस की वेव से लेकर इसके संक्रमण का रूट समझना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह कोरोना को खत्म करने की पूरी कोशिश पर पानी फिर सकता है। And the comments that we have for India are the comments that we have. भारत के लिए हम जो कहना चाहेंगे और दूसरे देशों के लिए भी, बढ़ते हुए केस और मौत बहुत ही फिक्र करने वाली बात है। ऐसे देश जहां लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है जो महामारी को रोकने के लिए चाहिए। On severe disease and death and on transmission. इस वक्त कोरोना को पूरी तरह कंटेन के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार टेस्टिंग हो, ट्रैकिंग हो और केस आइसोलेट किए जाएं। पॉजिटिव मामले आगे ना बढ़े, इसके लिए माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे और ये सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करना होगा। तो वहीं दिल्ली में कालाबाजारी रोकने के लिए कैसे एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।